तो पिछले लेक्चर में हमने राज्यसभा का कंपोजिशन, उसका गठन जो है वो देख लिया था और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है 238 राज्यों से और 12 नाम निर्देशन जो किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 80+3 में। अब आज हम लोकसभा की कंपोजिशन और उसका गठन देखते हैं। लोकसभा यानी कि जिसे इंग्लिश वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है दी हाउस ऑफ द पीपल, तो जी दी हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 81 इसमें देखना है। सबसे पहली बात तो जैसे हमने देखा था राज्यसभा में कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसमें हम ये देखते हैं कि राज्यसभा को उत्सादित तो किया जा सकता है, अबॉलिश तो किया जा सकता है, लेकिन उसको भंग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कंटिन्यू करूँ पिछले लेक्चर से, तो आप देखें कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष। ये मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, ध्यान दें, अभी 6 वर्ष होता है। तो आप कहेंगे कि भाई 6 वर्ष जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या उसके बाद तो सदस्य इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि जब उनका टेन्योर पूरा हो गया तो क्या उसके बाद राज्यसभा खाली हो जाती है? तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष, ये मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी कि एवरी सेकेंड ईयर में 1/3 जो सदस्य हैं वो वैकेंट कर देते हैं अपनी सीट, ठीक है। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष यानी कि 1/3 पहले दूसरे साल, 1/3 फिर नेक्स्ट दूसरे साल और 1/3 फिर नेक्स्ट दूसरे साल, तो 2 2 और 2 यानी कि 6 साल इसका कार्यकाल हो गया राज्यसभा का, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक साथ सारे सदस्य रिटायर नहीं हो रहे, ठीक है। एक साथ सारे सदस्य रिटायर नहीं हो रहे, 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष पद रिक्त कर रहे हैं, प्रत्येक दूसरे वर्ष, एवरी सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर वैकेंट करते हैं अपनी सीट। तो पहले दूसरे साल 1/3 ने की, अगले दूसरे साल 1/3 ने, फिर अगले दूसरे साल 1/3 ने, यानी कि 6 वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल हो गया। यानी कि एक साथ राज्यसभा कभी पूरी वैकेंट नहीं होती। अब आते हैं आप लोकसभा पे, जिसके बारे में आज हमने चर्चा करनी है। तो लोकसभा के सारे सदस्य एक साथ सीट वैकेंट करते हैं इन एवरी 5 ईयर, यानी कि इसका कार्यकाल कितना हो गया? 5 साल, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल है लोकसभा का, ठीक है। तो ये एक अस्थायी सदन है, ठीक है, अस्थायी सदन है। तो इसको भंग किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही जनता का सबसे पॉपुलर सदन कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है और इसे कहा जाता है निम्न सदन। लेकिन आप केवल लोअर हाउस के उस पर न जाएं, टर्मिनोलॉजी पर न जाएं, ज़्यादा पावर जो है वो लोकसभा की ही होती है। कहा तो जाता है निम्न सदन, जैसे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन नंबर्स में भी और बाकी शक्तियों में भी, खासकर वित्तीय शक्तियों में, वित्त विधेयक के बारे में और धन विधेयक के बारे में जो पावर दी गई है वो लोकसभा को दी गई है। तो इसे लोअर हाउस कहा जाता है। ये एक अस्थायी सदन है, इसे डिजॉल्व किया जा सकता है। कब किया जा सकता है डिजॉल्व? या तो 5 साल पूरे हो जाए या फिर बीच में सरकार गिर जाए तो राष्ट्रपति डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। टेन्योर के बारे में मैंने आपको बताया, राज्यसभा के साथ है 6 वर्ष, लेकिन वो एक साथ सारे पद सदस्य रिक्त नहीं करते हैं। लोकसभा के बारे में है 5 साल, उसमें सारे सदस्य एक साथ रिक्त कर देते हैं, क्योंकि एवरी मेंबर ऑफ द लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल इज इलेक्टेड फॉर ओनली 5 ईयर टेन्योर। एमपी जो चुना जाएगा लोकसभा का वो 5 साल के लिए चुना जाएगा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है इसके सदस्यों के लिए, यानी कि योग्यताएं क्या है? पहली बात, ऑब्वियस सी बात है, भारत का सिटीजन हो। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट है राज्यसभा से, वो है 25 वर्ष की आयु प्राप्त हो। शुड हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स। वहां कितनी थी? 30 ईयर्स। ध्यान दें इस बात की। तीसरी चीज सेम है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और चौथी चीज है कि विधि बना करके सब्जेक्ट टू
लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, संसद विधि बना करके कोई भी प्रावधान कर सकती है, ठीक वैसे जैसे राज्यसभा के लिए कर सकती है। ठीक है, अब इसका चुनाव कैसा होता है, यानी कि इलेक्शन कैसा होता है राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स का, एमपी का। आप जानते हैं हर 5 साल बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट। वहाँ अप्रत्यक्ष था राज्यसभा में, ध्यान दें आप। और भारत के नागरिकों के द्वारा होता है, ऐसे नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त हों, शुड हैव अटेंड द 18 ईयर ऑफ एज, और जिनका नाम मत सूची में, वोटर लिस्ट में मौजूद हो। वोटर लिस्ट जो कि समय समय पर भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के समय पर निर्धारित की जाती है, उसमें जिसका नाम मौजूद हो और जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त हो, तो वो एक वैध मतदाता कहलाता है। और ये बारे में इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, कि जो भी वयस्क है उसको मताधिकार मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, एज और कलर ऑफ द स्किन और वट। तो वयस्क मताधिकार का जो हमारे यहाँ प्रावधान किया गया था 18 साल का, वो आप ये भी ध्यान रखें कि 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था। इससे पहले ये आयु जो थी वो 21 साल थी, अब वो 18 साल कर दी गई है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के द्वारा। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के द्वारा। तो इससे पहले ये जो आयु थी वो 21 साल की थी, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस बारे में। अब हम चलते हैं आगे कि लोकसभा के सदस्यों का लोकसभा का जो कंपोजिशन है या उसके सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं, यानी कि गठन, जैसे हमने राज्यसभा में देखा था गठन किस प्रकार से किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है 552, यानी कि 552 से अनधिक सदस्य नहीं होंगे, यानी कि 552 से अधिक नहीं हो सकते। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552। एट प्रेजेंट टाइम इन दिस लोकसभा द स्ट्रेंथ इज 543, दैट इज वो कम है 552 से, लेकिन 552 से कम तो हो सकती है 552 से, लेकिन 552 से अधिक नहीं हो सकती। वो लिखा गया कि शेल नॉट एक्सीड, द नंबर शेल नॉट एक्सीड मोर देन 552। अब इसमें जो कंपोजिशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से बांटा गया है। 530 तो जो है वो राज्यों से हैं, स्टेट्स से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सब राज्यों से। 20 चुने जाएंगे कहां से, संघ शासित प्रदेश, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी जैसे दादरा नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हो गया, ये यूनियन टेरिटरीज हैं। और 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति तब नॉमिनेट कर सकता है जबकि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। ध्यान दें, फिर से बता दूं, 552 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरीज से, ये स्टेट से, ये यूनियन टेरिटरीज से, और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुने जाएंगे, चुने नहीं, नॉमिनेट किए जाएंगे, नामित किए जाएंगे, नामांकित किए जाएंगे। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाएंगे। तो आप जोड़िए 530 प्लस 20 550 प्लस 2 552, टोटल हो गया 552। अब यहां पे इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। ये 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे खत्म कर दिया गया है, एबॉलिश, मोर रिसेंटली 2020 में ही, जनवरी 2020 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। ये है 104वां 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है इसे, 2019, क्योंकि दिसंबर 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ध्यान दें, इस बात को दोबारा से बता रहा हूं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 530
राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था राष्ट्रपति, यानी कि 530 प्लस 20 550 प्लस 2 552, 552 जो है टोटल नंबर स्ट्रेंथ है मैक्सिमम लोकसभा की। ये जो 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त करने का जो प्रावधान था इसे एबॉलिश कर दिया गया है 104 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ध्यान दें 2020 में ये पूरी तरीके से पारित हुआ जर्मनी 25 जनवरी 2020 में। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीज़ें दोबारा से एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। 104 से पहले 103 और 102 और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जीएसटी था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 102 में नेशनल कमीशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी का प्रावधान था। 103 में आप ये बड़ा फेमस रहा है सवर्ण आरक्षण जिसे कहा जा रहा है, हालांकि कुछ स्कॉलर इसे सवर्ण आरक्षण न कह करके डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ कम्युनिटीज अदर देन मेंशन्ड इन आर्टिकल 15 उसको कह रहे हैं सवर्ण। तो 103वां जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है सवर्ण आरक्षण का, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को जोड़ता है हमारे संविधान में। इसके बारे में हम फंडामेंटल राइट्स में चर्चा कर चुके हैं। और 104वां जो सबसे रिसेंट है वो एबॉलिश करता है इस 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को। अब इसका जो रैशनल है वो एक पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है किसी पार्टी का कि अब एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसको रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। ये 1935 के एक्ट से जो है वो अभी तक ये चली आ रही है, ये प्रक्रिया 1935 के अधिनियम से अभी तक की चली आ रही है। तो ये आप ध्यान रखें कि 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अब 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये लोकसभा का कंपोजिशन है। अब थोड़ा सा हम लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तुलना करते हैं कि क्या लोकसभा और राज्यसभा में से मैं अगर तुलना की जाए दोनों की शक्तियों की तो कौन ताकतवर हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संसद की शक्तियों की, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अंतर यानी कि उसके बीच में डिफरेंस जो है वो पढ़ लें। तो आप देखें, सबसे पहले आप लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपुल लिखें और इधर लिखें आप राज्यसभा। तो इधर आप सीरियल नंबर अगर लिखते हैं नंबर 1, तो सबसे पहली बात तो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, लेकिन राज्यसभा के प्रति नहीं होती। ये ध्यान दें, क्यों? क्योंकि लोकसभा एक पॉपुलर हाउस है, तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है, मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब लोकसभा का भाग होंगे, संसद का भाग होंगे और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है। दूसरी बात, इसका इलेक्शन होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। इसका नहीं होता है, इसका अप्रत्यक्ष होता है। आप समझते हैं, अप्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा एकल संक्रमणीय मत रीति से राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। तीसरी बात, लोकसभा एक अस्थायी नॉन परमानेंट है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है लेकिन एबॉलिश नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है राज्यसभा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और ये एक नॉन परमानेंट या अस्थायी। चौथी बात, इसमें जो मैक्सिमम सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले 552, अभी 550 कह सकते हैं आप, मैं यहाँ 552 लिख रहा हूँ, और इसमें 250 अधिकतम संख्या, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 5वां पॉइंट, जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा प्रभावी होती है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन क्या है? मान लीजिए लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया और राज्यसभा ने वो पारित नहीं किया या वो राज्यसभा उससे सहमत नहीं है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो आप जानते हैं कि अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन हुआ
तो 552 इसका नंबर है, इसका 250 है, तो कौन भारी पड़ेगा? लोकसभा। संयुक्त अधिवेशन में प्रभावी, और ये संयुक्त अधिवेशन में अप्रभावी होती है सामान्यतः। ठीक है। छठा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि धन विधेयक के बारे में यानी कि मनी बिल के बारे में लोकसभा में ही लाया जा सकता है और लोकसभा में ही ये पास किया जाता है, और राज्यसभा इस मनी बिल को केवल 14 डेज तक अपने पास रोक सकती है। ठीक है। पहली बात दोबारा से बताऊं, हालांकि मनी बिल के बारे में मैं थोड़ा सा अलग से भी चर्चा करूंगा। तो मनी बिल आर्टिकल 110 में है, और ये कहता है कि ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। विद अ प्रायर परमिशन द बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ओनली लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। और उसके बाद प्रक्रिया यह है कि जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा बाध्य नहीं है लोकसभा राज्यसभा की सहमति लेने के लिए, मतलब राज्यसभा ने 14 दिन बाद अगर इसे पारित नहीं भी किया तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने पारित किया है, कर दिया है। तो राज्यसभा को कोई पावर नहीं है मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल के संबंध में अधिक शक्ति लोकसभा के पास है, और राज्यसभा के पास है कि केवल वो 14 दिन तक उसको रोक सकती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखें, कोई भी आपातकाल जो आर्टिकल 352 में या 356 में या 360 में लगा हुआ है, वो आपातकाल या इमरजेंसी प्रोविजन, वो लोकसभा से पारित और हटाए जाते हैं। राज्यसभा को ऐसी कोई शक्ति इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में नहीं है। ठीक है। इसके पास जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अंदर से ही चुना जाता है, जिसे स्पीकर ऑफ द हाउस बोलते हैं। लोकसभा से ही चुना जाएगा। जबकि इसका स्पीकर कौन होता है राज्यसभा का? आप जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। इसका पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट लिखें, नोवा, अगर कभी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना हो तो लोकसभा को कोई शक्ति नहीं। देखें लोकसभा के पास सारी शक्तियां हैं। आप देख सकते हैं लोकसभा ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा नंबर है, धन विधेयक के बारे में उसके पास पावर है। आर्टिकल 108 में जब ज्वाइंट सेशन बुलाया था तो वो भारी पड़ती है। लेकिन जब कभी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना होता है आर्टिकल 312 में, तो जो प्रक्रिया इनिशिएट करेगी तो वो करेगी राज्यसभा। तो इसकी प्रोसीजर ये है कि आर्टिकल 312 यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं इस समय भारत में 3 हैं, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक इंडियन पुलिस सर्विस और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विस, IAS, IPS और IFS। अगर कोई दूसरी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है। प्रावधान ये है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। और लास्ट 10वां पॉइंट, क्या हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो अगर राज्य सूची पर कभी कानून बनाना हो तो उसकी प्रावधान आर्टिकल 249 में किया गया है कि अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य सूची पर कोई कानून बना सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आर्टिकल 312 में राज्यसभा को पावर दी गई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में, पावर संसद के पास है लेकिन इनिशिएट राज्यसभा करेगी। ऐसे आर्टिकल 249 में राज्य सूची पर जो कानून बनाना है उसका प्रावधान, उसका जो प्रक्रिया होगी वो राज्यसभा शुरू करेगी। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अंतर है।